हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जो आपके लिए डिजीज डिसऑर्डर लेके आए हैं उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम साधारण भाषा में टीबी कह रहे हैं, ये टीबी किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है, हमें उससे क्या सावधानी बरतनी है, ये किसके कारण होती है, कौन बैक्टीरिया होता है और इसके उपचार के लिए हमारे को क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या-क्या स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, उनका पैसा लगता है या वो निःशुल्क है, गवर्नमेंट आपके लिए क्या-क्या कर रही है, ये सब चीज़ें हम वीडियो में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे डिसऑर्डर को, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं, जनरल भाषा में टीबी कह रहे हैं। ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये एक हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है। हाईली इन्फेक्शियस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ट्रांसमिट होती है, उसमें फैलती है। सेकेंड, ये बैक्टीरियल डिजीज है। जो डिजीज कोज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेज हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, कुछ एक पैरासाइट हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर जो ये डिजीज है ये हो किसके कारण रही है, बैक्टीरिया के कारण हो रही है, जिसे हम साधारण भाषा में जीवाणु कहते हैं। तो ये इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मेनली ये जो डिजीज है लंग्स के अंदर पाई जाती है। कहाँ होती है, मेनली लंग्स में। इसके अलावा आप क्या देखते हैं कि इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, पेरिटोनियम में भी हो सकती है, किडनी में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है और जॉइंट्स में भी हो सकती है। पर मेनली ये अफेक्ट करती है लंग्स को, और जो लंग्स को अफेक्ट करती है इसलिए इसे हम कह देते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। लंग्स में होने के कारण इसे पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये लंग्स को ही मेनली अफेक्ट क्यों करता है। तो इस बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, ये बैक्टीरिया जो होता है वो होता है एरोबिक। कैसा होता है, एरोबिक होता है। मतलब बैक्टीरियाज को अगर अपन डिसाइड करें कि कैसे कैसे बैक्टीरिया होते हैं, दो प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, एरोबिक और नॉन एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही खुद को ग्रो कर पाते हैं। इनके लिए, इनकी ग्रो करने के लिए, इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए, इनके कल्टीवेशन के लिए एब्सोल्यूट ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जहाँ पे ऑक्सीजन होएगी वहीं पे ये खुद को ग्रो करते हैं। हम देखते हैं कि बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर ये क्या करता है, मेनली अफेक्ट करता है, डिजीज कोज करता है। सेकेंड, लंग्स के भी जो अपर पोर्शन है, हाईएस्ट जो पोर्शन होते हैं, वहां पे ऑक्सीजन की कंटेंट नॉर्मली पूरे लंग की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो हम क्या देखते हैं, लंग्स के अंदर भी ये अपर पोर्शन जो हाईएस्ट पोर्शन है वहां पे मेनली अफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है। सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है इस बैक्टीरिया की, ये होती है कि ये कैसे होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव का मतलब है कि एक हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने बैक्टीरियाज को डिवाइड करने के लिए एक स्टेनिंग टेक्निक यूज करी। स्टेनिंग का मतलब है उनको कलर करके, उनको प्रयोगशाला के अंदर लेबोरेटरी में कलर करके उनको डिवाइड करने की एक टेक्निक उन्होंने डेवलप करी, जिससे कुछ बैक्टीरियाज का कलर, उसने जिन डाइज को यूज किया उसके आधार पे उसने देखा कि कुछ बैक्टीरियाज का कलर पर्पल हो गया, कुछ का पिंक या रेड हो गया। तो जिन्होंने पर्पल कलर दिया था वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाए, और जिन्होंने पिंक या रेड कलर दिया वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाए। तो ये जो बैक्टीरिया है इसने पर्पल कलर दिया था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के दौरान, इसलिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। थर्ड, ये बैक्टीरिया जो है वो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। एसिड फास्ट बेसिलाई का क्या मतलब है, यहाँ पे एसिड फास्ट भी एक ग्राम स्टेनिंग की तरह ही एक प्रोसेस होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें बैक्टीरिया को कलर किया जाता है। इसमें अलग प्रकार की डाई यूज करी जाती है। इसके अंदर हमने डाई यूज करके इस टेक्निक से, स्टेनिंग टेक्निक से देखा कि ये जो बैक्टीरिया है ये रेड
कलर शो करते हैं, साथ ही साथ रोड्स टाइप के दिखते हैं। रोड्स मतलब छड़ी टाइप के। तो ये रेड रोड्स लाइक स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर जो रेड बैक्टीरियाज रहते हैं उन्हें हम एसिड फास्ट बैक्टीरियाज कहते हैं, इसीलिए ये एसिड फास्ट बेसिलाई कहलाए। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है, इसकी एक और जो मेन प्रॉपर्टी है वो है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मोटिलिटी के आधार पे बैक्टीरियाज को डिवाइड किया दो प्रकार से, मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो मोशन रखते थे उन्हें हमने मोटाइल बैक्टीरिया कहा, जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती, किसी प्रकार का मोशन नहीं होता था, उन्हें हम नॉन मोटाइल कहा। तो ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होता है, किसी प्रकार की इसके अंदर मोशन नहीं होती है। फिफ्थ, ये नॉन स्पोरुलेटिंग होते हैं। नॉन स्पोरुलेटिंग, इसके अंदर ये किसी प्रकार के स्पोर्स नहीं बनाते हैं। स्पोर्स मतलब सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि ये बैक्टीरिया नहीं बनाते हैं। तो ये हो गया इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है कि नॉन स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया। सिक्स्थ, ये जो बैक्टीरिया है ये जहां पे भी खुद को एस्टैब्लिश करते हैं वहां पे ये नियासिन सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? नियासिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसा बैक्टीरिया है? सब एसिड फास्ट बेसिलाई है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसा है? मोटाइल है कि नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल होता है। कैसा बैक्टीरिया? नॉन स्पोरुलेटिंग होता है। क्या सीक्रेट करता है? नियासिन सीक्रेट करता है। तो ये बैक्टीरिया जो टीबी का है ये बहुत ही स्पेशल बैक्टीरिया होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये फैलता कैसे है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैल जाता है। तो ट्रांसमिशन की जब बात करते हैं तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो है एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाइज के थ्रू। एयरबोर्न का मतलब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो अगर कोई टीबी वाला पेशेंट जब खांसता है, छींकता है, तो इसका बैक्टीरिया एयरबोर्न मतलब एयर के अंदर फैल जाता है। एयर में फैलने का मतलब क्या है कि बहुत ही स्मॉल सस्पेंडेड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एयर के अंदर फैल जाते हैं, और जैसे ही वो एयर के किसी और व्यक्ति के कांटेक्ट में आएगी तो उन लोगों के अंदर ये बैक्टीरिया फैल हो जाएगा, जिसके कारण उन लोगों में भी ये बैक्टीरिया चला जाता है और टीबी कोज कर देता है। इसके अलावा खांसने से, छींकने से जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, छोटी छोटी बूंदें जो कि क्लाइंट की होती है, वो भी डायरेक्टली क्या कोज कर सकती है? टीबी बीमारी कोज कर सकती है। तो हमने यहाँ देखा कि ट्रांसमिशन है वो एयरबोर्न होता है और ड्रॉपलेट होता है। मतलब कि एक जो टीबी का पेशेंट होता है, एक टीबी का जो मरीज होता है, अगर वो खांस छींक रहा है अपने सराउंडिंग में तो उसके आसपास की एयर भी इतनी खतरनाक है कि वो सामने वाले व्यक्ति को, एक हेल्दी व्यक्ति को क्या कोज कर सकती है? टीबी कोज कर सकती है। तो उस एयर में जाने से पहले खुद को पूरे प्रॉपरली फिटेड मास्क पहनना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे जो एयरबोर्न इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं? N95 मास्क को प्रीफर करते हैं। तो क्या कोशिश रहती है कि वो जो क्लाइंट है, जो टीबी का मरीज है, जिस एरिया में रह रहा है उस एरिया के अंदर की हवा बार बार बाहर निकलती रहे, वहां की हवा बार बार बाहर निकलती रहे। इसलिए उसको एक क्लोज्ड रूम में रखने की अपेक्षा ऐसे रूम में रखा जाता है जिसके अंदर एयर वेंटिलेशन होता रहे, वहां की एयर बाहर निकलती रहे। नेगेटिव प्रेशर रूम होता है, उनके लिए एक स्पेशली नेगेटिव प्रेशर रूम होता है। साथ ही साथ उस वहां की हवा को, उस वहां की हवा के बैक्टीरियाज को मारने के लिए कुछ हेपा फिल्टर्स होते हैं, वो उसके रूम में लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो हमने देखा कि एयरबोर्न और ड्रॉपलेट से होता है। रिस्क फैक्टर, किन लोगों में होने की बहुत ज्यादा संभावना है? हम देखते हैं कि लेस देन 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों में ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ ओल्ड एज वालों में, मतलब बूढ़े व्यक्तियों में होने की संभावना ज्यादा है। टाइट लिविंग्स जो होते हैं, टाइट लिविंग मतलब बहुत ही कम जगह में बहुत ज्यादा लोग जहां रह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को वहां पे टीबी हो गई तो वो धीरे धीरे सब में हो जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया कैसा है? एयरबोर्न बैक्टीरिया है। तो हम देखते हैं कि टाइट लिविंग्स कौन कौन सी है। हमने देखते हैं कि प्रिजनर्स, कैदी लोग, एक ही जेल के एक ही चेंबर के अंदर हम देखते हैं 10, 20, 50 बहुत सारे कैदी एक ही साथ रख दिए जाते हैं। तो प्रिजनर्स में
मेंटल हॉस्पिटल्स में एक ही वार्ड के अंदर जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, उनको एक ही वार्ड के अंदर कम से कम 50-60 मरीज भर दिए जाते हैं। तो ऐसी मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, वो भी टाइट लिविंग के अंदर आती हैं, उनके अंदर भी ये टीबी बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। साथ ही साथ स्लम लिविंग, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी क्या होते हैं कि स्पेसिफिक एरिया के अंदर कम से कम 1000 लोग रहते हैं कम से कम 1000 लोग रहते हैं, और इतने से एरिया के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति को हो जाती है तो उस क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी के कारण, टाइट लिविंग के कारण सभी को वो बीमारी फैल जाती है। साथ ही साथ रिफ्यूजी कैंप का मतलब शरणार्थियों के कुछ कैंप बनाए होते हैं, किसी अन्य जगह से इंडिया के अंदर आए हैं, वो लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, एक फैसिलिटी देती है कि आप यहाँ रुकिए सभी लोग, जब तक हम तुम्हारी प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर देते हैं। तो शरणार्थी कैंप जो होते हैं, जहाँ पे बाहर से लोग आए हैं, उनको रखने के लिए रिफ्यूजी कैंप्स जो बनाए गए हैं, उनके अंदर भी थोड़ी सी ही जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों में भी ये देखने को ज्यादा मिलता है। साथ ही साथ ऑर्फनेज, अनाथालयों में भी क्या होता है कि थोड़ी सी जगह के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अनाथ बच्चों को रख दिया जाता है। एक अगर अनाथ बच्चे के अंदर अगर ये डिजीज है तो सभी में फैल जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इम्यूनिटी का कम होना भी ट्यूबरकुलोसिस को जन्म दे सकता है। मतलब जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम है, चाहे वो किसी बीमारी के कारण हुई हो या फिर ड्रग्स के कारण हुई हो, तो हम देखते हैं कि HIV नाम की एक बीमारी है जिसके अंदर व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो हम देखते हैं उन लोगों के अंदर भी टीबी बहुत ज्यादा देखते हैं। माल न्यूट्रिशन, जब व्यक्ति खाना ही ढंग से नहीं खाएगा तो उसकी वाइटलिटी अफेक्ट होगी, और वाइटलिटी अफेक्ट होगी तो उसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, और जैसे इम्यूनिटी कम होगी तो ट्यूबरकुलोसिस जैसा बैक्टीरिया उसको जल्दी से आसानी से रोगग्रस्त कर सकता है, उसको इफेक्ट कर सकता है, और उनमें भी टीबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए इनके रिस्क फैक्टर्स, मतलब इन लोगों में बड़े ही इजीली ये बीमारी फैल सकती है, ये लोग बड़े ही रिस्क फैक्टर हैं, बड़े ही रिस्की लोग हैं, जिनमें ये बीमारी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस बैक्टीरिया की पैथोफिजियोलॉजी, कि ये बैक्टीरिया अंदर जाके करता क्या है। तो हम देखते हैं कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया सांस के साथ इनहेल होके अंदर गया, और अंदर जाके ये कहीं पे लॉज हो गया है, रुक गया है। वहां पे ये खुद को क्या करता है, जैसे ही पहुंचेगा तो बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, बॉडी उसको मारने के लिए दौड़ती है, और मारने के लिए हम देखते हैं कि क्या करती है बॉडी, वहां पे WBCs को भेजती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, प्लाज्मा सेल्स को भेजती है, ये सब चीजें वहां पे इकट्ठी हो जाती है जहां पे बैक्टीरिया होता है। तो एक अकेले बैक्टीरिया की चारों तरफ क्या होता है कि वहां पे WBCs आ गई, एंटीबॉडीज आ गई, प्लाज्मा सेल्स आ गई, और वहां पे उस एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन के कारण वहां पे एक्सुडेट्स भी बनते हैं, मतलब वहां से कुछ सिक्रेशंस भी बॉडी सीक्रेट करती है, वो हो गए एक्सुडेट। ये सब चीजें वहां पे इकट्ठी हो जाती है लंग्स के अंदर, और वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, हार्ड स्ट्रक्चर में बदलने लग जाती है। तो ये कंसोलिडेट हो गई वहां पे और इकट्ठी हो गई। अब यहां से हम देखते हैं अगर वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छी है, और ब्लड सप्लाई के थ्रू ये क्या करती है, बॉडी के अदर ऑर्गन्स के अंदर ये बीमारी जाती रहती है। इसके अलावा वो जो स्ट्रक्चर बन गई है, हार्ड स्ट्रक्चर, उसे हम कह देते हैं ग्रेन्युलोमा। वहां पे ग्रेन्युलोमा मतलब ग्रेन्युलोसाइट्स, WBCs, प्लाज्मा सेल्स, बैक्टीरिया, एंटीबॉडी, ये सब चीजें क्या कर लेगी, एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेगी, उसी को हम कह देते हैं ग्रेन्युलोमा। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा, ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि ये ग्रेन्युलोमा बनाता है, टीबी के अंदर ग्रेन्युलोमा बनता है। ये ग्रेन्युलोमाज ही क्या करते हैं, देखते हैं कि धीरे धीरे कैल्सिफाइड हो जाता है, वहां पे कैल्शियम आके जमने लग जाता है, और जहां कैल्शियम जम जाता है वो स्ट्रक्चर और भी हार्ड हो जाती है। तो ये कैल्सिफाइड हो जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स कैसी हो जाती है, बहुत ही हार्ड हो जाती है। और कैल्शियम याद रखना हमेशा, एक्सरे के अंदर कैल्शियम जहां पे है वो एरिया क्या होता है, व्हाइट दिखाई देगा। तो ये एरिया क्या हो जाते हैं, कैल्सिफाइड होने के कारण ये एरिया व्हाइट से दिखने लग जाते हैं। तभी जो आपकी स्क्रीन पे जो एक्सरे आ रहा है, देखिए उसके अंदर जहां पे एरोज लगे हुए हैं वहां पे व्हाइट है एरियाज, ये व्हाइट एरियाज ही टीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हीं एरियाज को प्राइमरी लीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जहां पे ये
ये व्हाइट कैल्सिफाइड एरियाज बन गए हैं, उन एरियाज को हम प्राइमरी लीजन कहते हैं, कोच लीजन कहते हैं। कोच लीजन मतलब कोच नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसीलिए इसको कोच लीजन कहते हैं। और डिजीज को भी कोच डिजीज भी कहते हैं, टीबी को। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है कोच डिजीज। तो हम क्या देखते हैं, इन प्राइमरी लीजन्स के अंदर क्या है, टीबी के बैक्टीरिया भरे पड़े हैं। और जैसे ही अब ये बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, इसके सेंट्रल पोर्शन जो होता है, इनके जो ये प्राइमरी लीजन बना है, इनका सेंट्रल पोर्शन क्या होता है, खुला सा रहता है। तो जैसे इम्यूनिटी कम होएगी, ये सेंट्रल पोर्शन क्या होएगा, अपने बैक्टीरिया को बाहर भेजता है। और ये बाहर स्नीजिंग के थ्रू, कफ के थ्रू ये क्या करेंगे, बाहर आने लग जाएंगे। और जैसे ही बाहर आएंगे रप्चर होके, तो ये ड्रॉपलेट दोबारा किसी आदमी में जाएगी और उसमें भी इन्फेक्शन क्रिएट कर देगी। तो ये साधारण सी एक पैथोफिजियोलॉजी है जो कि अंदर जाके हो रही है। और ये जो लंग्स है, इसके अंदर आपको देखने को तभी मिलते हैं कैल्सिफाइड पेचेस। जिस एक्सरे के अंदर ऐसे कैल्सिफाइड पेचेस दिख रहे हैं, कोच लीजन दिख रहे हैं, उसे हम के चेस्ट एक्सरे के नाम से भी जानते हैं। के चेस्ट एक्सरे मतलब ये जो एक्सरे है वो टीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोच लीजन बने हुए हैं। और इस डिजीज को इसीलिए हमने कोच डिजीज। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे, कि एक क्लाइंट को जिसको टीबी हो रखी है, उसके अंदर कैसे पता लगाएंगे कि इसको टीबी हो गई है। तो टीबी का पता लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कुछ लक्षण शो करता है, उसमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, उसके आधार पे हम पता लगा देते हैं कि इसको टीबी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके अंदर हम देखते हैं मोस्ट केसेस एसिम्प्टोमेटिक, मतलब इम्यूनिटी के कारण कई लोगों में टीबी होती है परंतु कोई लक्षण ही देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मोस्ट केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो मेनली जहाँ पे बहुत लोग हैं जिनके अंदर तो टीबी के कोई फीचर्स ही नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो इनिशियली हम देखते हैं उनके अंदर फैटिगनेस मतलब थकान, वीकनेस कमजोरी, लिथार्जी सुस्तपन, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं उनको भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया हो जाता है और अनइंटेंशनली वेट लॉस हो जाता है। उन्हें किसी पता ही नहीं होता कि मेरा वजन कम हो रहा है, पर क्यों हो रहा है ये उन्हें पता ही नहीं होता है। तो उनके अंदर वेट लॉस भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फिर धीरे धीरे हम देखते हैं उसके अंदर इन्फेक्शियस फाइंडिंग्स आती है, कि उसके अंदर इन्फेक्शन की फाइंडिंग में देखते हैं कि लो ग्रेड फीवर, टीबी में हमारे को लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। नाइट स्वेट्स, रात को बहुत ज्यादा पसीने उसको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ चिल्स और राइगर मतलब उसको कंपकपी भी हो सकती है, इतना ज्यादा उसको देखने को मिलता है यहाँ पे फीवर और इन्फेक्शियस का फाइंडिंग्स। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है कफ, उसकी खांसी। कफ जो होती है वो 3 और मोर देन 3 वीक्स हम उसके अंदर परसिस्टेंटली देखते हैं। 3 या 3 से ज्यादा सप्ताह उसके अंदर खांसी है तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसे टीबी तो नहीं हो गया है। यहाँ पे जो कफ होता है, जो खांसी के साथ उसको कफ जो आ रहा है, बलगम जो आ रहा है, वो हम देखते हैं या तो म्यूकोइड होता है, मतलब उसमें सिर्फ कफ होता है, या फिर कफ के साथ पस आ सकती है, या कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है। तो ये चीज हमारे को कफ के अंदर देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं उसके कफ के साथ पस या ब्लड तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा कंटिन्यूअसली खांसने के कारण उसको चेस्ट टाइटनेस फील होती है, उसको चेस्ट पेन होने लग जाता है। साथ ही साथ उसकी श्वास की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर टेकिपनिया देखने को मिलता है। और जो डिजीज की प्रोग्रेसिव स्टेट होती है उसके अंदर हम देखते हैं उसको ब्रेथलेसनेस भी होने लग जाती है, उसको सांस लेना भी उसका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं उसके अंदर टेकिपनिया और ब्रेथलेसनेस भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है। ये हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स। अब देखते हैं कि क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हैं, क्या जांचें कर सकते हैं जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि उसको टीबी ही है। तो हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले उस क्लाइंट का हम क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम उससे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। अगर वो बताता है मैं टाइट लिविंग्स में रहता हूँ, जैसे कि प्रिजनर हो गया, वो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी का क्लाइंट हो गया, वो ऑर्फनेज का कोई बच्चा हो गया, अगर ये सब चीज टाइट लिविंग उसकी हिस्ट्री में मिलेगी। साथ ही साथ कह सकता है कि मैं स्लब लिविंग हूँ,
इम्यूनिटी कम हो सकती है, उसको HIV हो सकता है, ये सब चीज़ें उसकी हिस्ट्री में रिवील होगी। इसके साथ ही साथ जो बहुत मेन जो चीज़ है हमारे को हिस्ट्री में वो लेनी होती है कि इसको कि BCG का वैक्सीनेशन लगा हुआ है कि नहीं। बचपन में जब नियोनेट को जो BCG का टीका लगता है वो इसे लगा हुआ है कि नहीं। BCG मतलब बेसिलस कॉमेट ग्यूरिन, ये एक वैक्सीन होती है जो कि टीबी से बचाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में दी जाती है। इंडिया में भी ये BCG की वैक्सीन जो न्यूबॉर्न होता है उसको दी जाती है। तो BCG की वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है ये उसकी हिस्ट्री में मेनली पूछते हैं, क्योंकि हम टीबी की जांच करने के लिए, टीबी का पता लगाने के लिए उसके लिए मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट जब करते हैं तो जिनको ये BCG का टीका लगा हुआ है उन सभी क्लाइंट्स के अंदर, उन सभी लोगों में ये मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसलिए ये जो BCG का टीका लगा हुआ है तो हम मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट से भी पता नहीं लगा सकते कि इसको क्या हुआ है, टीबी हुआ है, क्योंकि ये BCG जो होता है उसके अंदर ऑलरेडी टीबी का एक डीन्यूट्रलाइज्ड बैक्टीरिया होता है, वो बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है जिससे उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है। और अब भविष्य में कभी भी टीबी का बैक्टीरिया अगर उस व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ऑलरेडी बॉडी में एंटीबॉडीज होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर लेती है टीबी की बीमारी से। इसलिए ये जो मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट है उन लोगों के लिए कोई काम का नहीं होता है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, अब आते हैं हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर हमने देख ही लिया कि ये सब चीजें पूछते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि वो टेकिपनिक हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको लो ग्रेड फीवर है, उसको हमने देखा कि बलगम आ रहा है, कफ हो रही है, म्यूकोप्यूरुलेंट म्यूकोइड या म्यूकस विद ब्लड यहाँ पे देखने को उसको कफ जैसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देख लेते हैं। नेक्स्ट करवाते हैं हम उसकी जांच, वो है स्पुटम टेस्ट। स्पुटम टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले करवाते हैं स्पुटम AFB, स्पुटम एसिड फास्ट बेसिलाई। इससे पता लग जाता है कि हाँ जो टीबी का बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, और ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव है। और रेड कलर के रॉड बैक्टीरिया यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं एसिड फास्ट बेसिलाई ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया ही है। इसके अलावा कुछ और भी AFB बैक्टीरियाज होते हैं जिनके बारे में हम फर्दर देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्पुटम का कल्चर, और उस स्पुटम को भी कल्चर के लिए भेज दिया जाता है। मतलब उसके अंदर कल्चर का मतलब होता है उसको स्पुटम के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उनको ग्रो करके देखा जाता है कि इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया हैं। और वो कल्चर के अंदर अगर मान लीजिए हमें मिलता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया ही है तो ये कंफर्म हो जाता है यहाँ पे कि ट्यूबरकुलोसिस नाम की ही बीमारी उसको है। तो स्पुटम का जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी जो होता है उसी को हम कहते हैं यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेटरी टेस्ट। ये क्या है, मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, टेस्ट फॉर टीबी का जो मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्पुटम कल्चर। ठीक है, मतलब बलगम की जांच। यहाँ पे 3 बलगम की जांच ली जाती है, 3 कंजिक्यूटिव डेज पे 3 स्पुटम सैंपल्स लिए जाते हैं, वो भी 3 कंजिक्यूटिव डेज पे, 3 लगातार दिन तक 3 सैंपल लिए जाते हैं। ठीक है, और फिर इसका स्पुटम कल्चर किया जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही है, तो ये मान लिया जाता है कि उसको टीबी हो रखी है। इसके अलावा और क्या करते हैं, हम देखते हैं उसका चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलता है, मैंने आपको बताया उसके अंदर कॉच लीजन्स मिलते हैं, तो के चेस्ट अगर है उसका तो हम कह देते हैं उसका टीबी हो रखा है। इसके अलावा ब्लड का भी कुछ टेस्ट होते हैं जिनको क्वांटिफेरम गोल्ड टीबी टेस्ट कहते हैं। ये एक तरह का एलाइजा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड एमिनोसार्वेंट एसे टेस्ट, एलाइजा टेस्ट होता है। ये 24 घंटे में रिजल्ट दे देता है और बता देता है क्लाइंट को टीबी है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो मेन जो टेस्ट है वो है मेंटॉक्स स्किन टीबी स्किन टेस्ट। मेंटॉक्स स्किन टेस्ट को हम टीबी स्किन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, प्यूरिफाइड पीपीडी मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, एक ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज के अंदर 0.1 ml लेकर के, कौन सी सिरिंज में, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज में लेकर
हम उसे आईडी दे देते हैं। आईडी मतलब इंट्राडर्मल, हाथ में उसे इंट्राडर्मल लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 48 से 72 आवर्स तक वेट करते हैं और 48 से 72 आवर्स के अंदर उसका रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, कब लेंगे रिजल्ट, 48 से 78 आवर्स के दौरान, और हम रिजल्ट लेते हैं तो हम देखते हैं, क्या चेक करेंगे कि जहां पे हमने ये जो इंजेक्शन लगाया है उस इंजेक्शन की साइट पे एक रेज्ड व्हील एरिया डेवलप हो जाता है जिसे हम इंड्यूरेशन कहते हैं। और अगर मान लीजिए, क्या देखेंगे हम, इंड्यूरेशन को नोट करते हैं, इंड्यूरेशन को नोट करते हैं, मीजर करते हैं, किसमें, एमएम के अंदर। इंड्यूरेशन का मेजरमेंट करते हैं एमएम के अंदर, मिलीमीटर में। यहाँ पे इंड्यूरेशन को मेजर करने के बाद हमारे पास 3 कैटेगरी के अंदर एक क्लाइंट मिलता है। ठीक है, वो 3 कैटेगरीज में उसे हम बांट सकते हैं। या तो उस क्लाइंट का इंड्यूरेशन 5 या मोर देन 5 mm है, या फिर मोर देन 10 mm है, या फिर मोर देन 15 mm है। अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है, उसे एचआईवी है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा लिया हो, तो एचआईवी हो गया, यहाँ पे एचआईवी वाला क्लाइंट हो गया जिसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, तो उसके अंदर हम क्या मानते हैं कि अगर उसका मोर देन 5 mm इंड्यूरेशन होता है तो भी हम उसे टीबी के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टीबी पॉजिटिव तभी मान लेते हैं इन लोगों में जब उसका इंड्यूरेशन होता है इंजेक्शन लगाने के बाद वो मोर देन 5 mm होता है तभी। और अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो, जैसे कि मैंने बताया था आपको, रिस्क फैक्टर वाले जो लोग हैं, रिस्क फैक्टर्स वाले जो लोग थे, मैंने बताया था टाइट लिविंग वाले, और जो बताया था कि हाँ मेंटल असाइलम्स में रहते हैं, जो प्रिजनर्स हैं, और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आया है वो पहले, तो अगर मान लीजिए रिस्क फैक्टर वाले लोगों के अगर कांटेक्ट में आया है और उसका हमने चेक किया है तो उसका हम मानते हैं कि मोर देन 10 mm होता है, तो उसे टीबी के लिए पॉजिटिव मान लिया जाता है कि उसको टीबी है मेंटॉक्स स्किन टेस्ट के दौरान। और अगर मेंटॉक्स स्किन टेस्ट लगाने के बाद नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका इन चीजों से कोई रिलेशन नहीं है, एचआईवी उसको नहीं है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट उसने नहीं करवाया, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स वो नहीं ले रहा है, रिस्क फैक्टर वाले लोग हैं उनके भी कॉन्टेक्ट में नहीं आया है, और फिर भी उसका हमने मेंटॉक्स स्किन टेस्ट किया, उसको इस चीजों से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि उसमें कितने पे हम माने, तो हम उनके अंदर मानते हैं कि विदाउट एनी रिस्क फैक्टर हम अगर चेक करते हैं उसका टीबी स्किन टेस्ट और उसका मोर देन 15 mm आता है तभी हम उसको पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, विदाउट एनी रिस्क फैक्टर। तो एवरी पर्सन जो होता है यहाँ पे जिसको ऐसा कोई रिस्क फैक्टर उसके हिस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम देखते हैं उसके अंदर मोर देन 15 mm का इंड्यूरेशन बनता है तो ही हम उसे टीबी के लिए पॉजिटिव मानते हैं। तो ये हो गया हमारा मेंटॉक्स स्किन टेस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि मेंटॉक्स स्किन टेस्ट क्या है। एक सिरिंज होती है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज, उसके अंदर पीपीडी नाम की दवा लेके यहाँ पे इंट्राडर्मल उसको दे दिया जाता है। 48 से 72 आवर के बाद उसका रिजल्ट लिया जाता है, उसमें इंड्यूरेशन चेक किया जाता है। इंड्यूरेशन के बाद हमारे पास 3 कैटेगरी मिलती है, मोर देन 5 mm, मोर देन 10 mm और मोर देन 15 mm। मोर देन 5 mm एचआईवी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी वाले लोगों में पॉजिटिव माना जाता है। मोर देन 10 mm रिस्क फैक्टर के साथ इन्वॉल्वमेंट रखने वाले एसोसिएटेड लोगों में माना जाता है, जबकि इन सब चीजों से किसी प्रकार का जिस व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है उनमें मोर देन 15 mm को हम पॉजिटिव मानते हैं। यह हो गया हमारा मेंटॉक्स स्किन टेस्ट। अब बचते कैसे हैं ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से, उसके लिए हम जानते हैं कि हमें किसी क्लाइंट को अगर टीबी हो रखी है तो हम क्या नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं और बचने के लिए टीबी से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं सभी लोगों को कि ये जो डिजीज है, ये बीमारी है, ये कॉन्टेजियस है, इन्फेक्शियस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन फैलाने वाली है, ये सब लोगों को बताते हैं। और जो भी कॉन्टेक्ट में आए या बात इससे करना चाहता है, मिलना चाहता है, उसे हम कहते हैं कि आप मास्क लगाइए।
और पेशेंट को भी कंटिन्यूस मास्क लगा के रखते हैं, सर्जिकल वाला। ठीक है, तो और पेशेंट भी अगर मान लीजिए किसी जांच के लिए या किसी और चीज के लिए बाहर जा रहा है तो कवर द पेशेंट ऑफ माउथ विथ सर्जिकल माउथ व्हेन पेशेंट लीविंग रूम। पेशेंट अगर रूम को छोड़ रहा है, बाहर जा रहा है पेशेंट रूम के, तो भी उसको हम क्या कहते हैं, सर्जिकल मास्क लगाने के लिए बताते हैं। ठीक है, और इसको बताते हैं अगर पेशेंट मेडिकेशन पे है तो मेडिकेशन के दौरान हम उसे समझाते हैं कि किस तरह से आपको दवाइयां लेनी है, तो और वो जो दवाइयां हैं उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं वो उसे समझाते हैं। बहुत सारी दवाइयां ऐसी है जो कि नॉर्मल से लेके बहुत ग्रेव साइड इफेक्ट शो करती हैं, वो अभी हम देखेंगे जस्ट नेक्स्ट सेशन में, इसी सेशन के अंदर, कि ये जो मेडिसिन होती है इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जिनके बारे में भी हम इस क्लाइंट को बताते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये एक्सपेक्टेड है और ये अनएक्सपेक्टेड है। जो एक्सपेक्टेड है उन्हें हम नॉर्मल मानते हैं और जो अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए हम बताते हैं कि आप जो फिजिशियन है उसको नोटिफाई करिए, उससे बात करते हैं। और नर्सिंग क्लाइंट जिस रूम में रखा जा रहा है वो नेगेटिव प्रेशर वाला रूम हो, उसमें कम से कम हवा 1 घंटे में 6 बार एक्सचेंज हो जाए, इस तरह के नेगेटिव प्रेशर रूम में क्लाइंट को रखा जाता है। साथ ही साथ उस रूम के अंदर पर्टिकुलेट रेस्पिरेटर जो फिल्टर होते हैं, हेपा फिल्टर्स जिन्हें कहते हैं, वो लगे हुए होने चाहिए ताकि जो बैक्टीरियाज हैं वो उसके अंदर क्या हो सके, फिल्टर हो सके। इसके अलावा पेशेंट को बताया जाता है कि आपको एवरी 2 से 4 वीक पे, एवरी 2 to 4 वीक पे स्पुटम कल्चर भिजवाना ही भिजवाना है। 2 से 4 वीक के दौरान हमेशा उसे क्या करना है, कंजिक्यूटिवली सैंपल जो है स्पुटम का कल्चर के लिए भिजवाना है ताकि बार बार उसे हम मॉनिटर कर सकें। और अगर मान लीजिए उसका कंजिक्यूटिवली 3 बार सैंपल निगेटिव आ गया है स्पुटम का, तो हम उसे टीबी के लिए निगेटिव मानते हैं। और एक चीज और कि एक क्लाइंट को अगर एक्टिव टीबी है और उसने 2 से 3 वीक तक उसने ट्रीटमेंट रेजिम ले लिया है तो हम ऐसा मानते हैं कि अब वो इन्फेक्शियस नहीं है। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है और यही सब चीजें हमारे को जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पीपल हैं, उनको बतानी होती है ताकि वो लोग भी टीबी से बच पाए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम है RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1992 में आया था। इस रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक जो ट्रीटमेंट है वो चलाया गया, एक ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप की गई जिसका नाम है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट होता है। ये रीजन क्या है, देखो इसका कि किसी के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाए ये ट्रीटमेंट, इसका एक रीजन होता है कि अगर मान लीजिए क्लाइंट जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसे अगर बीच में छोड़ देता है तो ये जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो इन ड्रग्स के रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर बाद में ये ड्रग्स क्या होती है, इसके ऊपर काम नहीं कर पाती है, तो इसके अंदर ये बैक्टीरिया के अंदर ही म्यूटेशन डेवलप हो जाता है। फिर वो जो दवाइयां जो पहले ले रहा था वो उसे काम नहीं करेगी, और जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है जिसके कारण जो कि इन ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया, तो उस बैक्टीरिया को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कह देते हैं। और इस टीबी का नाम जो हो जाता है वो हो जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, MDR टीबी। तो ये नॉर्मल टीबी का जो पेशेंट अगर मान लीजिए दवाइयां टाइम पे नहीं लेता है तो MDR टीबी उसे हो जाती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो हम क्या देखते हैं कि ये डॉट्स की जो दवाइयां होती है, जो टीबी की जो दवाइयां होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड रहती है। इसे कौन ऑब्जर्व करता है, इसे हॉस्पिटल का जहां से ये दवाइयां रिसीव कर रहा है क्लाइंट, वहां का स्टाफ, और हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर हम देखते हैं कि ANM हो गए, GNMs हो गए, स्टाफ हो गए, ये सब लोग, आशा वर्कर्स हो गई, विलेज हेल्थ गाइड हो गई, ये सब चीजें, ये सब लोग क्या करते हैं, इस डॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और डायरेक्टली क्लाइंट को देते हैं। उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि ये सारी दवाइयों को टाइमली ले और इसे बीच में डिसकंटिन्यू ना करें। और ये जो दवाइयां होती हैं इन्हें हम क्या करते हैं, 2 प्रकार से हम इसे डिवाइड करते हैं, 2 प्रकार से हम इसे बांटते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग को हम याद रखते हैं RIPE से, राइप से, ठीक है। R का मतलब यहाँ पे हो गया रिफाम्पिसिन, I हो गया आइसोनियाजिड, P
पायराजिनामाइड, E4 इथाम्ब्यूटोल। और सेकंड लाइन जो ड्रग्स होती है उसके अंदर आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, लीवोफ्लॉक्स हो गया, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, इसके अलावा केनामाइसिन हो गया, कैप्रामाइसिन हो गया। ये सब चीजें क्या होती है, सेकंड लाइन में आती है। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हम देखेंगे सबसे पहले रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन जो ड्रग है इसका देते टाइम हम उसे बताते हैं, समझाते हैं कि आर से रिफाम्पिसिन और आर से रेड कलर्ड बॉडी सिक्रेशंस, रेड कलर्ड बॉडी सिक्रेशन। इस क्लाइंट को जो ये टीबी की दवाई ले रहा है उसके जितने भी बॉडी के सिक्रेशंस हैं, जितने भी, जैसे कि टीयर्स हो गए, आंसू हो गए, उसका यूरिन हो गया, ये सब चीजें रेड कलर के हो जाते हैं। और तो और हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए वो क्लाइंट लेंस यूज करता है, ऑक्यूलर लेंस जो लगाने की आजकल क्या है एक ट्रेंड है, अगर वो लेंस यूज कर रहा है तो वो लेंस भी रेड कलर के अंदर क्या हो सकते हैं, कलराइज हो सकते हैं। इसलिए उसे बताया जाता है कि आप लेंसेज की अपेक्षा आप क्या करें, उसको कहते हैं कि आप चश्मा पहने, ठीक है। स्पेकल्स के लिए उसको क्या कहते हैं, स्पेक्स लगाने के लिए उसको एनकरेज करते हैं रेदर देन कि वो ऑक्यूलर लेंस डाले। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिफाम्पिसिन का जो साइड इफेक्ट है वो है कि इस क्लाइंट के अंदर रेड कलर्ड बॉडी सिक्रेशन, रेड ऑरेंज कलर के बॉडी सिक्रेशंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि ये जो क्लाइंट है, ये जो रिफाम्पिसिन है, इस क्लाइंट के अंदर गाउट नाम की डिजीज भी कोज कर देती है। ये जो रिफाम्पिसिन है ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। कैसी है, बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल मतलब ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को क्या कर देती है, किल कर देती है। यहाँ पे RIPE के अंदर जो RIP है ये जो होते हैं ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, और ये जो E होता है इथाम्ब्यूटोल, ये होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। ये होते हैं RIP जो है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे बैक्टीरियोसाइडल है, ये भी बैक्टीरियोसाइडल हो गया, बैक्टीरियोसाइडल, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियोसाइडल, एंड दिस लास्ट वन इज बैक्टीरियोस्टेटिक। एथाम्ब्यूटोल जो होता है वो होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब है कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देने वाला, ठीक है। ये सिर्फ ग्रोथ को रोकते हैं इथाम्ब्यूटोल, जबकि ये तीनों क्या करते हैं, किल करते हैं बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे हमने देखा रिफाम्पिसिन जो है इसका जो है साइड इफेक्ट जो होगा वो होता है रेड ऑरेंज कलर के बॉडी सिक्रेशंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो गाउट भी कोज कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड को हम, आइसोनियाजिड जो है उसे हम क्या कहते हैं, INH भी कहते हैं, इस दवा का नाम INH भी जाना जाता है। INH से हम याद रखते हैं इंजरी टू नर्व, इंजरी टू नर्व्स। तो हम क्या देखते हैं, नर्व्स के अंदर, इसके अंदर इंजरी देखते हैं, बॉडी की जो न्यूरोनल सिस्टम होता है उसमें इंजरी होती है। तो हम क्या देखते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये कोज करता है कि इसके जो पेरिफेरल एरियाज है, हाथ पैर हैं, उनके अंदर सूनापन, उनके अंदर नम्बनेस, ऐसा कुछ इस दवा के लेने के कारण मिलता है। इससे बचने के लिए क्लाइंट को हम क्या देते हैं, टेबलेट पायरिडॉक्सिन देते हैं, टेबलेट पायरिडॉक्सिन, या विटामिन B6 की गोली जो आती है वो इस क्लाइंट को इस INH की गोली के साथ देते हैं। इसके अलावा ये जो ड्रग होती है वो हेपेटोटॉक्सिक होती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, ठीक है। लीवर के लिए भी ये थोड़ा सा टॉक्सिक ड्रग होती है। थर्ड है अपनी पायराजिनेमाइड। पायराजिनेमाइड जो ड्रग है, ये जो ड्रग है इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो होता है गाउट। ये क्या करती है, ये ड्रग गाउट कोज करती है, जिसके कारण पैरों में दर्द होने लग जाता है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, आर्थेल्जिया होने लग जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ये ड्रग लेते हैं तो फोटोसेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है कि उस क्लाइंट को बाहर जब निकलता है तो धूप से भी उसे क्या होती है, सेंसिटिविटी होने लग जाती है। ये हो गया इसका पायराजिनेमाइड। लास्ट है अपना एथाम्ब्यूटोल। एथाम्ब्यूटोल बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है जैसा कि आपको बताया। इसके अलावा E4 एथाम्ब्यूटोल और E4 आई रिलेटेड साइड इफेक्ट्स, आई रिलेटेड साइड इफेक्ट मतलब ये जो ड्रग है वो आई से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स यहाँ पे शो करती है। क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्यूलर नर्व है, ऑक्यूलर नर्व के अंदर इन्फ्लामेशन कोज करती है,
क्या करती है, ऑक्यूलर नर्व के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करती है, जिसके अंदर ऑक्यूलर नर्व के कारण अगर मान लीजिए इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ऑक्यूलर सिम्टम्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इथाम्ब्यूटोल ऑक्यूलर न्यूरोपैथी भी करती है। आंख से उसे देखने में दिक्कतें आने लग जाती है, एडजस्टमेंट्स में दिक्कत आने लग जाती है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि इथाम्ब्यूटोल जो है इससे साइड इफेक्ट आई रिलेटेड आते हैं। तो हमें ये याद रखने में भी जरा प्रॉब्लम नहीं होती। ई फॉर आई और ई फॉर इथाम्ब्यूटोल। यहाँ पे P फॉर पायराजिनेमाइड, P फॉर फोटोसेंसिटिविटी, I फॉर आइसोनियाजिड और I फॉर इंजरी टू नर्व्स, R फॉर रिफाम्पिसिन, R फॉर रेड कलर्ड बॉडी ऑरेंज सिक्रेशंस। ठीक है, रेड ऑरेंज कलर बॉडी सिक्रेशंस। तो ये हो गए हमारे साइड इफेक्ट्स को, जो कि हमारे को फर्स्ट लाइन ड्रग्स देते टाइम याद रखना होता है। सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सेकेंड लाइन ड्रग्स में बहुत सारी ड्रग्स देते हैं, पर जो मेन ड्रग जो दे रहे हैं हम उसके अंदर हम ध्यान रखते हैं कि एक जो मेन जो ड्रग देते हैं सेकेंड लाइन में वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है वो है क्या करती है, इसका जो मेन साइड इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है वो होता है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब यहाँ पे हियरिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ये क्लाइंट जो कि ऑटो क्या ले रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन बेसिकली करती क्या है, ये क्रेनियल नर्व एट्थ को क्या करती है, डैमेज करती है। क्रेनियल नर्व एट्थ जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हियरिंग और बैलेंस से रिलेटेड होती है। तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए वही अफेक्ट हो जाएगी तो आदमी को सुनना बंद हो जाता है, धीरे धीरे उसको हियरिंग में डिफिकल्टीज होने लग जाती है। इसके अलावा जो सेकेंड लाइन ड्रग्स है उसके अंदर लीवोफ्लॉक्स हो गया, हम देखते हैं और क्या हो गया, केनामाइसिन हो गया, कैप्रियोमाइसिन हो गया, ऐसी बहुत सारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स यहाँ पे देते हैं। तो ये सेकेंड लाइन ड्रग्स बहुत बड़ी है, ठीक है। जो मेन जो चीजें जो हम देते हैं और जिनके साइड इफेक्ट हैं वो अपन ने यहाँ पे कवर की हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहाँ पे अवेलेबल है। आप नर्सिंग अधिकारी का जो पेज है फेसबुक का, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमारा नर्सिंग अधिकारी पेज है, आप उसे भी फॉलो करिए। जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन करिए, जहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियो शॉर्ट्स वहाँ पे डालता रहता हूँ। साथ ही साथ नर्सिंग वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए डालता हूँ, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।